आए मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? चलिए भाई, आ जाओ फटाफट फटाफट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जो नए बच्चे जुड़े, मैं बता दूं, इस चैनल को आप सबसे पहले तो अपना वन स्टॉप सॉल्यूशन मान लो। और इस पर मैंने आपसे कहा था कि इनऑर्गेनिक के सारे वन शॉट्स लेकर आऊँगा, तो मैं पूरी प्रयास में लगा हुआ हूँ। आज एफ ब्लॉक का है, ठीक है, और कल हम लेने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। आज हम एफ ब्लॉक चालू करेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? पहले एक बार यस बोल दो और सेशन को शेयर कर दो हर जगह। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे लोग, वरना सेशन शेयर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और ये क्या, एक और चीज़, सेशन शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर बैकलॉग बैच कब आएगा, बता दूं 8 जनवरी को है। 1999 पर है मात्र, और कोटास बेस्ट टीचर्स आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ये टॉपिक्स उसमें कवर होंगे 11th के। तो सेशन को तुरंत शेयर कर दो, तब तक मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिजिक्स और मैथ्स में ये सब हो जाएंगे। टेस्ट आपको 8 फरवरी और 8 मार्च को होगा। मेंस 11th क्लास बैकलॉग टेस्ट प्लानर आपका पास आ गया। प्रबल बैच जो कि सिर्फ 12th क्लास पढ़ाएंगे, इसके अंदर 8 जनवरी को 4999। और इस प्रबल बैच में इनऑर्गेनिक यहाँ से चालू होगी केमिकल बॉन्डिंग से 12th, ठीक है। बाकियों के अंदर ये होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जेई मेंस की बात करेंगे, टेस्ट सीरीज ये है, ठीक। और एक और बैच ला रहे हैं प्रबल 1.0, जिसमें 11th और 12th दोनों ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को परेशान हो रहे थे वो परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ 11th और 12th दोनों ही पढ़ाई जा रही है। और इसकी ट्रिपल क्या है, 9 और 5 आगे लगा दो, यानी कि 5,999 प्राइस है। तो भाई देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैं आपको बता दूं। 11th में ये और 12th में ये, ठीक है। टीम ये आपके पास टेस्ट सीरीज है, ये रहेगी टीम, आप देख सकते हो, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हो भाई साहब, जल्दी से आप देख लो, फटाक से निपटा लो मेरे लल्ला। बोलो मचाओगे हल्ला गली मोहल्ला। बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, बिल्कुल यस, हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं हमारा वन शॉट एफ ब्लॉक। देखो यार, एफ ब्लॉक जो होता है ना, वो क्या होता है पहले ये समझेंगे। एफ ब्लॉक को समझने के लिए हमें याद है कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, और यहाँ से जिंक आ जाता है। फिर स्कूटर यामा लाओ एसी, तिजोरी हाफ क्यों, और ये रदरफोर्डियम भी होता है ना, विवेक निभाता है। यहाँ लेंथेनम 57 होता है, ये 72 होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये 89 होता है, ये 104 होता है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71 तक, और थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक। ये आपका 4F सीरीज कहलाती है। ये आपकी जो है वो 5F सीरीज कहलाती है। इसको लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, और इसको एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं। ये दोनों सीरीज मिलकर के एफ ब्लॉक बनती है। तो पहला सवाल तो आपको क्लियर हो गया कि एफ ब्लॉक कहाँ है। तो अगर आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक क्या होता है, तो दो सीरीज से मिलकर बना है, 4F सीरीज, 5F सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। ये सीरियम 58 है, ल्यूटीशियम 71 है, थोरियम 90, लोरेंशियम ये। अब इसका ब्लॉक आपका हो गया। इसके बाद एक खास बात होती है, ये जो ना थर्ड बी कहलाता है, या थर्ड ग्रुप। तो इनका जो ग्रुप है, अगर आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक का जो ग्रुप है वो कौन सा है, तो एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है मेरे लल्ला, वो ग्रुप आप देखो, एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा याद रखेंगे थर्ड बी या थर्ड ग्रुप, है ना। लेकिन अगर आपसे पीरियड पूछा जाए, तो इसका जो पीरियड होगा वो आपका क्या होता है, 6th पीरियड। लेंथेनाइड 6th पीरियड में आते हैं, और एक्टिनाइड 7th पीरियड में आते हैं। तो ये आपके पास इनकी पोजीशंस आ चुकी हैं, क्लियर। पोजीशंस भी आ चुके हैं, पीरियड भी आ चुके हैं, और एटॉमिक नंबर भी आ चुके हैं 58 से 71, और ये ठीक। लेंथेनाइड के अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले एक लाइन बता देता हूं मैं, पीएम ये अकेला ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
प्रोमीथियम। क्लियर है मेरे दोस्त? ये ओनली एक रेडियो एक्टिव, बाकी लैंथेनाइड्स में नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ऑल लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। क्या है ये? नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेरे दोस्त वो है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप मचा दोगे हल्ला, गली मोहल्ला। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी। ये आपके पास आ गया लैंथेनाइड। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, जो आएंगे PYQs वो आपको अगर समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ये हैं वो आपके पास लैंथेनाइड्स। क्लियर? अब इनको सबसे पहले आपको लर्न करना है, ये एलिमेंट लर्न करने हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना है। ये आपका कंपल्शन है कि ये लर्न होना चाहिए। एफ ब्लॉक में सवाल सही करने का एक ही तरीका, और एक सवाल आता है और बोर्ड के लिए तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि बोर्ड में जो जो सवाल आएंगे उसमें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। लैंथेनाइड क्या होता है ये बता सकता है। समझ गए? थर्ड बी होता है ना, थर्ड बी या थर्ड ग्रुप कहा जाता है ना, उसको याद करो। हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है सौम्य, है ना। सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप ए जो होता है उसमें किसको रखा गया है? एस एंड पी ब्लॉक को। और बी ग्रुप में किसको रखा गया है? ड्यूरेशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ड्यूरेशन हमेशा 1.5 से 2 घंटे की रहेगी। डिफाइंड नहीं होता कि 1.5 होगा या 2 होगा, पर 2 से मैक्सिमम नहीं लेंगे हम, है ना। इधर आओ। अब इसको याद करने का तरीका है, की पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ लर्न करें। इसमें क्या होता है देखो, राजस्थान में जो किले होते हैं फोर्ट, उनको गढ़ कहा जाता था। राजस्थान में जो किले होते हैं, किले यानी फोर्ट जो होते हैं उन्हें गढ़ कहते हैं। और उन गढ़ों में राजा पहले जासूस छोड़ देते थे। वो जासूस एक सिग्नल देते थे और उस सिग्नल को मिलते दूसरा राजा आक्रमण कर देता था। क्लियर है? अब जो यहाँ पर बात हुई है वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं देखना जरा। यहाँ पर आएगा ये की पॉइंट कि यहाँ से चालू है, यही एफ ब्लॉक यहाँ से चालू होता है। तो सिर पर लेकर 9 दिए, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि राजस्थान में 9 दिए, ऐसे दिए लेके सर पे नाचते हैं। परमेश्वरी नाम है जो नाच रही, यानी कि जासूस यही है। इसीलिए जासूस है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। परमेश्वरी समझाए। अब वो अपने जो साथी लोग हैं उनको समझा रही है कि यो गढ़, यानी कि इस फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन तब दी थी मैंने, तब दियो हो इर तुम इब लूटने आए, और अब तुम लूटने अब आए हो। क्लियर? तो की पॉइंट क्या हुआ? सिर पर लेकर 9 दिए, परमेश्वरी समझा, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लूटने आए। क्या बोला जल्दी बताओ? कि सिर पर लेकर 9 दिए, परमेश्वरी समझाए कि यो गढ़ तब दियो हो और तुम अब लूटने आए हैं। अब की पॉइंट याद हो गया भाई? जल्दी बताओ। सिर पर लेकर 9 दिए, परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लूटने आए। हाँ या ना? हाँ। अरे मेरे लल्ला मचा दे हल्ला। अरे तारीफ। अनडाउटली यू आर द बेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर, थैंक यू सर योर एफर्ट्स। साइलेंट कह रहा है, वी आर टू ग्रेटफुल टू यू योर वर्क हार्ड। ओ माय गॉड, थैंक्स अ लॉट बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना, सीरियम से चालू करेंगे तो 4f1 होता है, 5d1 होता है, 6s2। याद रहेगा ये, 4f1 5d1 6s2। अब यहाँ देखोगे आप तो ये 2f हो चुके, अगर यहाँ होता तो इसलिए अगला f जो आएगा 3
4 5 6 7, लेकिन गैडोलिनियम में जब 7 की जगह 8 होना चाहिए था तो उसने हाफ फिल्ड करके यहाँ भेज दिया 1। तो रीज़न क्या होगा? ड्यू टू हाफ फिल्ड। तो इसलिए गैडोलिनियम का बहुत पूछेगा तो आप बता दोगे। टिप्स पे याद कर लो इसको तो कि 4f7 होता है, 5d1 होता है, 6s2 होता है। क्या करना है टिप्स पे? 4f7 5d1 और 6s2। फिर ये 8 हो गया मान लो, तो ये 9 10 11 12 13 14 हो गया, और ये 14 वाला भी एक 15 नहीं कर सकते इसलिए डी में डाल दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद PYQs देखो कैसे कैसे आएंगे। पहला आपको इसका दे देगा कॉन्फ़िगरेशन कि भाई साहब होलोनियम है, उस पर +3 चार्ज है, F कितने हैं बताओ। तो जब होलोनियम +3 करोगे तो आपको पता है 11 आएगा, यहाँ से 2 है तो 2 हटेगा, 1 यहाँ हटेगा, तो टोटल F कितने रहेंगे? 10। इस तरह के सवाल आएंगे। अगर मान लीजिए होलोनियम +2, ये PYQs ही करवा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ मान लीजिए +2 दे दिया उसने, अब कितने होंगे? +2 करते ही आपके यहाँ से हट जाएगा तो 11 बचेंगे ये, तो 11 आंसर दे दोगे। इस तरह के सवाल आप कर सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है बॉस? चलो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं अपन। अब जो इसमें से सवाल आएगा वो PYQs देखो कैसा कैसा आता है। यहाँ से साइज का देखना ध्यान से, ये रेडियाई लिखी हुई है, रेडियाई में भाई साहब आया हुआ PYQ बता दूं, बड़ा ही खतरनाक है। ये यूरोपियम को देख लो आप एक बार, सबसे बड़ा साइज नजर आएगा आपको 199 पिकोमीटर। ये तो यूरोपियम का साइज हमेशा याद रखेंगे 199 हाईएस्ट, देख सकते हो। सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो किसका दिख जाएगा यहाँ पे? सेकंड हाईएस्ट मुझे दिख रहा है सीरियम का, सॉरी लेंथेनम का। लेंथेनम के बाद भी 183 सीरियम का ही दिख रहा है, तो सीरियम सेकंड हाईएस्ट हो गया। 83 82 81 81, वो साइज बराबर किसका होता है ये भी पूछेगा। तो साइज इनका 9 दिए किसके सर पे थे? परमेश्वरी। तो जिसके सर पे 9 दिए थे वो बराबर साइज रखने। ये आएंगे सवाल, ये अभी तक आए नहीं लेकिन आएंगे क्योंकि ये आ चुका है EU। क्लियर है बॉस? उसके बाद देखो 81 81 के बाद 80, फिर 80 आ गया। 80 किस किस का आया? एक इसका और एक इसका, EU के ऊपर नीचे वाले को सेम है। फिर 78 77 76 75 74 73, देखो यहाँ से कंटिन्यूसली डिक्रीज है। इसमें याद रहेगा EU का हाईएस्ट होता था, ऊपर नीचे वालों का बराबर है 180, और उसके ऊपर वालों का भी बराबर है, और फिर डिक्रीजिंग है। तो ये साइज आएगा भाई, मेरे से मत बोलना। और +3 ये है, तो +3 वालों में कोई लफड़ा नहीं है, देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज है +3 वाले, इसलिए +3 वालों में तो कोई लफड़ा नहीं है। तो अगर +3 देके पूछे तब तो साइज डिक्रीजिंग है। क्लियर? हाँ या ना? +3 देके पूछे तो साइज डिक्रीज करना है, लेकिन एलिमेंट का साइज पूछे तो वेरिएशन है। एलिमेंट में EU का सबसे बड़ा साइज बोल दोगे, फिर लेंथेनम है, फिर ये CE है। उसके बाद एक लाइन याद रखना, EU के ऊपर नीचे वालों का 180 180 था। ठीक है? एक बच्चा लिख रहा है एडवांस के PYQ, बिल्कुल बेटा, जैसे ही JEE मेंस खत्म होगा अप्रैल का, एडवांस के PYQs की सीरीज भी आएगी। सो आप डोंट यू वरी, ठीक है? क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। साइज याद रखनी है, ये इसमें कुछ नहीं है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इनका सबका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से कर लोगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में आती है। तो जितने भी लेंथेनाइड्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, टर्निश यानी खराब हो जाते हैं एयर में, हार्डनेस इंक्रीज होती है इसकी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। समेरियम बीइंग स्टील हार्ड, स्टील की तरह हार्ड होता है। क्या बोला? स्टील की तरह हार्ड होता है। देयर मेल्टिंग रेंज आपके लगभग 1000 से 1200 केल्विन होती है, लेकिन समेरियम की ज़्यादा होती है 1623। दे हैव अ टिपिकल मेटेलिक and are good conductor of heat and electricity. Density and other properties commonly change, except EU and YB are occasionally for samarium and tellurium. तो जल्दी से मुझे बता दो खटाक से क्या बोला अपन ने। वेस्ट बंगाल के लिए भी देख सकते हो, बिल्कुल बेटा इसमें से आते हैं क्योंकि NCERT ही है मेन आपकी, है ना? चलो मेरे को बताओ, लेंथेनाइट सिल्वरी वाइट मेटल होंगे, टर्निश हो जाएंगे एयर में रखेंगे तो, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1000 से 1200 के बीच में होता है। समेरियम स्टील की तरह हार्ड होता है, इसलिए उसका 1623 होता है, याद रहेगा? तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी वाइट सिल्वरी मेटल के बाद। उसके बाद ये कह रहे हैं मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइट्स आर कलरफुल। अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट PYQ दिया था उसने, और यहाँ लिख दिया था कलरलेस। तो लेंथेनाइट कभी भी बहुत सारे कलरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो कलर
फुल होंगे क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर, सिंपल है। कलर जो होते हैं उसका रीजन आपको पता ही है, एफ एफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नीदर लेंथ। अब अगर एक बात याद रखना, अगर किसी का F0 एंड F14 आ जाए तो सिचुएशन आप समझ सकते हो क्या होगा। कोई कलर देने की परिस्थिति में नहीं होंगे वो, बाकी कलर देंगे। एब्जॉर्प्शन बैंड बहुत छोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन F लेवल में ही होगा, तो ये नैरो होंगे। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन बैंड क्या होंगे? नैरो, क्योंकि वो एफ में ही होगा। ठीक है, लेंथेनाइड आयन अदर देन F0, L+3 एंड C+3 एंड F14 टाइप आर पैरामैग्नेटिक। तो आपको पता ही है पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें F0 होगा और F14 होगा। तो आप देखो पैरामैग्नेटिक नहीं है जो, एक तो लेंथिनियम+3 है, सीरियम+4 है, ये दोनों आपके डायामैग्नेटिक हैं। और ऊपर से बोल रहा है वो YB+2 और LU+3, ये डायामैग्नेटिक है, रीजन F14 हो रहा है, ये आपके डायामैग्नेटिक रीजन ये हो रहा है। क्लियर है सबको? अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो। आयनाइजेशन एनर्जी जो इनकी होती है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लगभग कितनी है? पहली आयनाइजेशन एनर्जी 600 किलो जूल है और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी 1200 किलो जूल है। ठीक है, कंपेरेबल विद दोस कैल्शियम। किसके कंपेयर में है? कैल्शियम के कंपेयर में। तो जल्दी बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलोगे फटाक से? आयनाइजेशन एनर्जी इसकी 600 किलो जूल होती है पहली, दूसरी 1200 किलो जूल होती है, कंपेरेबल टू कैल्शियम होती है। हाँ या ना? निपटा दोगे? क्लियर बॉस? अब देखो, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इंडिकेट करती है एक्सचेंज एनर्जी को एंड ट्रांजिशन से, अपीयरिंग टू द सर्टेन डिग्री ऑफ कांस्टेंट द एम्प्टी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली एफ लेवल, यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं। दिस इंडिकेट द एब्सॉर्बली लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेंथेनम, गैडोलिनियम और लुटीशियम। क्लियर बॉस? अब केमिकल बिहेवियर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके अंदर एक चीज पढ़ेंगे हम, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मजेदार बात सुनना, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी एक ही होती है, वो है +3। तो यानी कि हर एलिमेंट +3 में जाना चाहेगा, लेकिन सीरियम जो है वो +4 भी शो करता है ड्यू टू इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन, ड्यू टू इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन। इसी तरह से सीरियम +4 की बात हो गई। सीरियम +4 के बाद अगर मैं बात करूं +4 देने वाला और कौन हो सकता है, आप देखना, खुद आप बताना, और वो +4 क्यों देगा ये भी बताना। यहां देखो कॉन्फ्रिगेशन में है ना, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो दिख रहा है ये +2 शो करेगा नहीं करेगा? फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो ये देखो, तो YB +2 भी शो करेगा। अरे क्या हो गया ये? हाँ कहाँ गया ये? YB +2 शो करेगा, हाँ। अब इधर देखो EU को, EU हाफ फील्ड है क्या? हाँ। EU भी +2 शो करेगा, हाफ फील्ड है तो यस। ठीक है, अब इधर देखो मजेदार बात, YB हो गया, LU +3 शो कर रहा है, ये शो करेगा। TM की बात करें, TM के अंदर अगर आप यहाँ से निकालते कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं TB की बात करें, TB में अगर +4 शो कर दूँ तो हाफ फील्ड हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्या था, सीरियम तो होगा ड्यू टू इनर्ट गैस, क्योंकि 4F0 हो जाएगा इसमें। TB की बात करेंगे, TB था, ये देखो TB में से 2 निकाल देंगे, +4 आएगा तो 4F7 हो जाएगा, 4F7। तो ये आपका +4 शो कर रहा है ड्यू टू हाफ फील्ड। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए प्लस, इसके बाद ये EU +2 था, ये क्या था? 4F7 की वजह से। लेकिन जो आपका यहाँ YB था, YB सॉरी +2 शो कर रहा है YB, वो किस लिए? 4F +2 4F14 की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हाफ, ये इनर्ट गैस की वजह से कर रहा है, ये हाफ फील्ड की वजह से, ये फुल फील्ड की वजह से, इसके। लेकिन इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ क्या है? बोलो, +3। तो ये सब किस में जाना चाहेंगे? +3। तो सीरियम +4 है या TB +4, ये जाना चाहेंगे +3, यानी इनका क्या होगा? रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये +4 वाले सब क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? +2, ये भी कहाँ जाना चाहेंगे? +3, यानी इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी लल्ला, मचा दोगे हल्ला गली मोहल्ला
कि देखो अगर +2 है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और +4 है तो वो ऑक्सीडाइजिंग। ये लर्न करो, आता है एग्जाम में। नवनीत बेटा, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप एडवांस के PYQs करने के लिए वापस आइएगा यहाँ पे, क्योंकि आप रोज़ एक ही चीज़ लिख रहे हो। तो जब हम एडवांस सीरीज़ लाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप आइए। आप अभी जाके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए वो आप करिए, है ना। और PYQs आप खुद लगाएं एडवांस के, नोट करके रखिए। जब हम लोग आपका एडवांस की सीरीज़ लाएंगे तब आप यहाँ आके वो जो डाउट्स हैं आपके वो पूछना, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। आई थिंक वी आर नॉट केपेबल राइट नाउ, ठीक है, टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, बिकॉज एज पर सिचुएशन अभी हमें जो कराना है वो हम करवा रहे हैं। और इसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम आपका नुकसान कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नुकसान हो बेटा। यू आर सो इंटेलिजेंट, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर परेशानी भुगतें, और आपकी वजह से भी मैं परेशान हूँ या मेरी वजह से आप परेशान हो, तो दोनों का नुकसान है, ठीक है। अभी हम कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं कि आपकी हम ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो हम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज है कि आप नवनीत रोज़ 2 दिन से लिख रहे हैं एडवांस की PYQs कराओ, एडवांस की PYQs कराओ। वी आर नॉट कैपेबल राइट नाउ, है ना। जैसे ही आपका ये कैपेबल हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप आइएगा, आप एकदम से पूरे एडवांस की PYQs करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस बेटा अभी, है ना। बोर्ड भी आ रहा है, एग्ज़ाम भी है, ड्रॉपर है तो एग्ज़ाम दोनों हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और जो बच्चे बॉन्डिंग लिख रहे हैं उनको बता दो, शायद वो नींद में रहते हैं जीवन भर, या उन्हें पता नहीं होता कि हमने कहा यहाँ हर एक 1 शॉट सीरीज आएगी चैप्टर की। प्लस आपको ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप बार बार मत लिखो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। और ये भी कहा है कि आपको PYQs भी करवा देंगे, है ना। नोट्स के लिए आपको रोज़ हम एक चीज़ टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो यहाँ पे लिंक कर देते हैं, है ना, उसको आप ज्वाइन करो, उसमें PDF आया करेगी। टेलीग्राम कहाँ गया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पेस्ट करो, सौरभ सर से पूछो, है ना बेटा। तो क्या होगा कि आप सब खुश रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप क्या फ्लो को देखो आप, कि यार +4 आ जाए तो क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि वो भी 3 में जाएगा, +2 है वो भी 3 में जाएगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सीरियम +4 जो है, ठीक है, सीरियम +4 से सीरियम +3 जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.7 होता है, और आपको पता है डेल्टा G बराबर -NFE नोड होता है। अगर आप ध्यान से देखें, इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा, तो ये इधर से इधर ही जाना पसंद करेगा। इसलिए सीरियम +3 इज मोर स्टेबल देन सीरियम +4। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता है, कर देंगे इस सवाल को, आई होप आप कर लेंगे, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शन, जब आपको पता चल गया यहाँ पर कि ये +3 इसकी, अरे +3 ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप मुझे इनकी केमिकल रिएक्शन बताना। लेंथेनाइड को Ln से प्रेजेंट करेंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, X2 अगर आ गया तो ये क्या बनाएंगे, LnX3। नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि +3 है ये, -3 नाइट्रोजन होता है, फॉर्मूला ये बन जाएगा। हाइड्रोजन से कराएंगे, आप सबको बताइए अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कौन सी गैस ने, सॉरी, HX से कराएंगे तो क्या करेंगे, अच्छे, तो ये H2 निकाल देंगे। अगर मैं ऑक्सीजन से कराऊंगा तो क्या बनाएंगे, Ln2O3, क्योंकि +3 है। सल्फर से कराएंगे तो Ln2S3, ये है। इसी तरह से अगर मैं वाटर से कराऊंगा तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक। चलो, तो ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। ये सब +3 है, क्लियर है बॉस, ये सब +3 हैं, देखो। तो अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन खटाक से, ये सारी रिएक्शनें समझ में आएगी नहीं आई, देखना जरा फटाक से। लेंथेनाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Ln लिखते हैं, एसिड से रिड्यूस करेगा तो H2 निकाल देगा, +3 होता है तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना दिया, सल्फर से LnS3 बना दिया, नाइट्रोजन से Ln3, कार्बन से LnC2, मिक्स्ड कार्बाइड होंगे और भी बनेंगे, और Ln हाइड्रोक्साइड से ये L2, हाइड्रोजन से कराएंगे तो LnS3। क्या ये समझ में आया सबको, बोलो, क्लियर। तो केमिकल रिएक्शंस भी आई होप आप कर लेंगे, क्लियर है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर, वो ये आता है द बेस्ट सिंगल
यूज ऑफ द लेंथेनाइड, इसका यूज पूछता है। प्रोपोर्शन ऑफ स्टील ऑफ प्लेट्स पाइप, अ वेल नॉन अलॉय मिश मेटल इसकी, विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनाइड मेटल 95% और 5%। ये ध्यान रखना, ट्रेसेस ऑफ सल्फर कैल्शियम एल्यूमिनियम होता है। गुड डील ऑफ मिश मेटल, मिश्रण की यूज पूछेगा। मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय है, प्रोड्यूस करते हैं बुलेट शेल और लाइटर फ्लिंट। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड एम्प्लॉयड एज अ कैटलिस्ट। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड, ध्यान रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज होता है। और ये भी आया हुआ है, सम इंडिविजुअल लेंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज अ फॉस्फोरस और टेलीविजन में, स्क्रीन में, सिमिलर फ्लोरेसेंस सरफेस में। ये पूरा पैराग्राफ लर्न करो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की फॉर्म में आएगा। जल्दी क्लियर है? क्लियर है बेटा? याद हो जाए, देखो ये आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मिश मेटल 95% याद करो, लेंथेनाइड 5% आयरन है, ट्रेसेस होते हैं कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का। इसके बाद इसका यूज पूछा गया मिश मेटल का, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रिपेयर बुलेट्स एंड शेल एंड लाइटर फ्लिंट। ये भी आया हुआ है फॉस्फोरेन वाला। लेंथेनाइड ऑक्साइड किस में यूज करते हैं? फॉस्फोरेन, चमक, टेलीविजन में और सिमिलर फ्लोरेसेंस सीरीज में। ये क्लियर हो गया। एक बहुत मजेदार चीज और है इसमें अभी, और वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखना जरा। ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते तो होता क्या है, देखो स्कैंडियम है, स्कूटर यामा लाओ एसी है, फिर ये आएगा तिजोरी हाफ क्यों है, ये 57 है, ये 72 है, 89 है, ये 104 है। ये देखो आप, ये अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ जब आप देखते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा होता है, लेकिन जब आप जिंक जिरकोनियम से, यानी कि तिजोरी और जिरकोनियम से नीचे आते हैं जैसे हैफनियम तक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइज हैफनियम का बड़ा होना चाहिए, लेकिन हैफनियम का साइज बड़ा ना होकर इसके बराबर हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये V, फिर NB का ज़्यादा, और फिर लेकिन इनका टिन बराबर हो जाता है। ये क्यों हो रहा है उसका रीज़न सुनो, कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हो, देखो ये 39 है और ये 40 है, 40 से 72 आ रहे हो तो ये बीच में एलिमेंट आते हैं, यानी कि F सब शेल आ गया 4F, तो यहाँ 14 प्रोटॉन बढ़ाएगा। 14 प्रोटॉन जो बढ़ते हैं उसकी वजह से जो अट्रैक्शन बढ़ता है उसको F नहीं रोक पाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा S रोकता है, फिर P रोकता है, फिर D रोकता है, फिर F रोकता है। तो जो सबसे ज़्यादा रोकने वाली पावर है वो किसकी है? SE, शील्डिंग पावर S की, लेकिन F की सबसे कम है, और F 14 प्रोटॉन बढ़ा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जब जाएगा तो उस कंडीशन में वो अट्रैक्ट करेगा आउटर शेल को, आउटर शेल को अट्रैक्ट करके छोटा करेगा, और छोटा करने की वजह से इनका साइज इनके बराबर हो जाता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 160 पिकोमीटर ये रहेगा, तो 159 पिकोमीटर हो जाता है, ये छोटा और छोटा हो गया। इसका रीजन है ये 4F का कॉन्ट्रैक्शन। 4F सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक और पड़ जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज छोटी होगी। क्लियर है बॉस? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कर लोगे? बोल मेरे लल्ला, मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। क्लियर? एक खास बात, अब मैंने अभी कहा था कि अगर मान लीजिए आपको क्या दे दे वो, ट्राई पॉजिटिव, तो ट्राई पॉजिटिव आयन में
अगर साइज पूछे तो नीचे आने पर साइज छोटा हो रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसे हैं, ये ऐसे। तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है, ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो ट्राई पॉजिटिव, वापस बोल रहा हूँ, ट्राई पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो छोटा होगा। तो अगर इन दोनों में साइज पूछ ले तो ये लो पीएम भी कर दिया, तो एटॉमिक नंबर इधर बढ़ रहा है तो साइज छोटा होगा, तो ये ऐसे होगा साइज का ऑर्डर। तो इस तरह के सवाल कर लेंगे, ये सब सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, निपटा दोगे मेरे लल्ला, मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ाने से ट्राई पॉजिटिव आयन की साइज छोटी होती चली जाएगी। अब देखो अगला, यहाँ तक की बात हमने कर ली, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया लेंथेनाइड का। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, ये मैंने आपको बता दिया था, याद करो, सीरियम से सीरियम +3 का 174 होता है ये। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, लेंथेनाइड 2 3 कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंटली स्पीसीज, हाउएवर द ओकेजनली +2 +4 भी बताएंगे। Also obtain the irregularity in ionization enthalpy. The array is from the extra half field. This the formation of C4 favored by the noble gas. मैंने बताया था किसकी वजह से होता है, noble gas. But is a strong oxidizing agent to the common +3 state. क्योंकि ये +3 +4 का जो रिलेशन है वो 1.74 है, which suggests that it can oxidize water. ये सीरियम +4 वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होती है, इसलिए गुड एनालिटिक रिएजेंट भी यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर ये याद रखना, ये आया हुआ पीवाई की बोल रहा हूं, PR, ND, TB एंड DY, ये भी +4 करते हैं लेकिन अपने ऑक्साइड्स में MO2 में। PR, ND तब दियो, समझ गए, ये याद रखना, PR, ND तब दियो, इन चारों के अंदर +4 होती है लेकिन इनके MO2 ऑक्साइड्स में। फिर अपन ने अभी पढ़ ही लिया था कि EU+ फॉर्म जो होता है लूजिंग होता है 2s इलेक्ट्रॉन, सो F7 आ जाते हैं, इसलिए ये शो करता है। हाउएवर EU+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो भी +3 में आएगा। सिमिलरली मैंने अभी बताया YB+2 है, F14 है, ये भी रिड्यूसिंग है। TB+4 अभी बताया हाफ फील्ड है और ये ऑक्सीडेंट है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, हाँ या ना। द बिहेवियर ऑफ समेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि समेरियम का बिहेवियर किसके साथ, तो आप याद रखेंगे किसके साथ है, यूरोपियम, और वो एग्जिबिट करता है +2 +3 में। ध्यान रखना ये लाइन आएगी स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट 2 में, तो ये स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट 2 में फंस जाते हो, तो ये डायरेक्ट आएगा समेरियम का बिहेवियर किसके लाइक है, यूरोपियम, लिख दोगे। उसके बाद ये मैंने साइज बता दी, अभी लेंथेनाइड की 160 pm है, हैफनियम की 159 हो जाती है। ठीक है, ये पूरा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, और ये सारी सीरीज देखो +3 वालों में साइज बढ़ रहा है, तो ये साइज छोटा होता जा रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल अभी बनाया था, PM ये लिया था, SM लिया था और एक TM लिया था, देखो आप, तो साइज इसी का बढ़ा था, ये नीचे आने पर घट रहा है। क्लियर, बोलो। तो ये आपका पूरा का पूरा लेंथेनाइड मैंने क्लियर कर दिया, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेंथेनाइड्स हो गया, कोई डाउट बचा देखो, नहीं। अब आएंगे हम एक्टिनाइड्स पे। एक्टिनाइड्स की जब बात करते हैं तो ये होता है एक्टिनाइड्स, देखो एक्टिनाइड में मज़ेदार बात क्या है कि एक बार एक नेपाली मेरे पास आके बोलता है PDF कहाँ मिलेगा, अरे टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक पे मिलता है ना इसको। आकाश वो टेलीग्राम का ग्रुप लिंक लगा दो ना। सौरभ सर कहाँ गए, तो मेरे पास वो आया और आके बोलता है सर, मैंने कहा हाँ सर, देखो मुझे, मैं हीरो जैसा लगता हूँ ना, मैंने कहा हाँ, मैंने बोला ए थापा, यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ़, ऐसा फिल्मी मूड न लाओ। क्या बोला मैंने उसको, ए थापा, ए थापा, यू
नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो। बेकूफ, बेवकूफ बोलते हैं ना उसको हम, बेकूफ ऐसा फिल्मी मूड न लाओ। क्या बोला बताओ हमने? बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड न लाओ। तो याद हो गया की पॉइंट खट से। कॉन्फ़िगरेशन आप कर ही लोगे वापस। थोरियम का याद रहेगा 6d2 7s2, ये बहुत पूछता है। यूरेनियम में देखो 5f3 6d1 आ गया। नेपच्यूनियम में 6d1, प्लूटोनियम में 5, फिर ये अमेरिकम am हाफ फील्ड है, cm में भी हाफ फील्ड है, am और cm। ठीक है, इसी तरह से no और lr, इसमें भी वही हाफ फील्ड के बाद फुल फील्ड हो रहा है। तो कर लेंगे ये। फिर साइज में देखो रेडियाई वापस। अब रेडियाई में अगर आप देखोगे तो रेडियाई में नॉर्मल रेडियाई +3 की दे रखी है, तो 111 103 101 199 ये बराबर है। am और cm की साइज बराबर ही पूछ सकता है +3 में। और इधर आप देखोगे +4 में तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली घट रही है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। तो +4 में कोई चक्कर नहीं है। समझ गए? पक्का? चलिए, तो ये आपका एक्टिनाइड में भी कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्टिनाइड में कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सी चीज़ पूछेगा भाई ये कि एक्टिनाइड का, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। क्या लिखा है कि ऑल द एक्टिनाइड्स आर बिलीव दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2 वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ द 5 and 6d सबशेल, the 14 elements are formally added to 5f, तब not in the thorium, थोरियम में नहीं है, बट द प्रोटेक्टिनियम ऑनवर्ड्स 5f में आ रहे। थोरियम में मना किया था ना 6d2 7s2 है, याद रखना है थोरियम। ठीक है, इसमें एक लाइन और याद रखनी है आपको, क्या कि ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ऑल एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव। क्लियर हो गया? उसके बाद सारे रेडियो एक्टिव हैं, ध्यान सुनना। मज़ेदार बात क्या है इसमें कि जो आपका बोलो नेपच्यूनियम है 93 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक हैं, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं, बोलो सिंथेटिक। कैसे होते हैं? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव या मेन मेड। कैसे होते हैं? मेन मेड रेडियो एक्टिव। और यूरेनियम मतलब लेके ए थापा, याद आया? ये थोरियम से लेकर के, हाँ थोरियम से प्रोटेक्ट, ये तीनों के तीनों जो है 90 91 92 तक ये आपके नेचुरल हैं रेडियो एक्टिव। और इसीलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यूरेनियम के बाद आते हैं। कहाँ से आते हैं ये? यूरेनियम के बाद। क्लियर? फर्स्ट मेट था टेक्नीशियम डी ब्लॉक का, ठीक है, डी ब्लॉक का था टीसी, मैग्नीज के नीचे जो आता है ना बेटा। तो ये आपके पास हो गया, आई होप क्लियर बेटा। चलिए, तो ये आपके पास होने के बाद अगला देखते हैं वापस यहाँ से क्या लिखा हुआ है। द 5 and 6d, द 14 एलिमेंट्स आर फॉर्मली एडेड टू 5f थ्रू नॉट इन थोरियम, बट प्रोटेक्टिनियम के बाद 5f में जाना शुरू हो गए हैं। इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स लाइक दोज इन द लैंथेनाइड, सेम है क्योंकि हाफ फील्ड करेंगे वो। ये देखो F0 करेंगे, F7 करेंगे, 14 करेंगे। तो एग्जाम्पल भी दे दिया उसने, जैसे अमेरिशियम में हो गया, CM में हो गया, बताया था ना 5f7 होगा AMCM में। Although the 5f orbital resemble the 4f in their angular part of the wave function, but are not buried, buried मतलब समझते हो, फैला हुआ, as the 4f orbitals. Hence 5f orbital can participate in bonding to a far greater extent. ये लाइन आएगी, इसको लर्न करो। तो 5f फार बेटर होगा, हाँ या ना? ये लाइन आएगी, ध्यान सुनना, ये एज इट इज लाइन देगा और आप फंस जाओगे। समझ गए?
अब आएगा आयनिक साइज। आयनिक साइज में सिंपल है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे लेंथेनाइड ने बताया था कि द जनरल ट्रेंड इन लेंथेनाइड ऑब्जर्व्ड in actinide as well as there is a gradual decrease in the size of M+3 ion across the series. ठीक है, this may be referred to as a actinide contraction like lanthanide contraction. ये important है, the contraction however greater element to the element in this series resulting pore shielding of 5F. तो actinide किसकी वजह से होगा? 5F की वजह से। और एक बात याद रखना, lanthanide contraction 5F की वजह से होता है और एक्टिनाइड ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, बट यूरेनियम +6 में भी पाया जाएगा। नेपच्यूनियम, क्या बोला मैंने? नेपच्यूनियम जो है वो, समझ रहे हो आप, किस में पाया जाएगा? 7 में। नेपच्यूनियम किस में पाया जाएगा? 7 में। अब ये जो 7 है ये हाईएस्ट तो है लेकिन अनस्टेबल होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो वो ये आएगी, यूरेनियम की। यूरेनियम की आएगी ये स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बॉस? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कर लेंगे याद, सिंपल है। हाईएस्ट स्टेबल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी कैसे हैं? वाइट सिल्वरी मेटल्स हैं। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर में रहते हैं। स्ट्रक्चर वेलिबिलिटी ऑब्टेन ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये छोटे छोटे इसमें रीजन दे रखे हैं क्या, कि एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, हाईली रिएक्टिव है। तो पहला स्टेटमेंट ये हाईली की जगह लो लिख देते हैं तो वहां गलत हो जाता है। तो आपको याद रहेगा कि एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव स्पेशली व्हेन जब पाउडर फॉर्म में लेते हैं। इनका एक्शन भी दे रखा है, बॉइलिंग वाटर से है। फॉर एग्जांपल गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ विद नॉन मेटल्स टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। यानी कि अगर लो टेम्परेचर भी आप रिएक्ट कराओगे तब भी ये वाटर के साथ भी देंगे, एयर के साथ भी देंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी देंगे, हाइड्राइड्स भी देंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड। तो एक्टिनाइड्स की जो एलिमेंट है वो किससे कम अफेक्टेड है? नाइट्रिक एसिड से। क्यों है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऑक्साइड की बन जाएगी। अपने ऑक्साइड की अगर बन जाएगी तो आप सोचो क्या होगा? आया ना? पक्का? आया ना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एक्टिनाइड आर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ द लेंथेनाइड्स। पर फिर भी कह रहा है कि वेरिएशन इन द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द एक्टिनाइड्स विद द नंबर ऑफ अनपेड 5F इज रफली the parallel of the corresponding result of lanthanide, the latter have high. It is evident from the behavior of the actinides that the ionization, अब वो क्या कह रहा है? आयनाइजेशन ऑफ, क्या बोल रहा है वो? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स, दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स। क्लियर है? तो नॉट एक्यूरेटली नॉन, उनकी एक्यूरेसी पता नहीं है, बट आर लोअर कह रहे हैं अर्ली लेंथेनाइड। अर्ली लेंथेनाइड से लोअर है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द क्वाइट रीजनेबल सिंस इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट 5F ऑर्बिटल इज बिगिनिंग टू बी ऑक्यूपाइड। दे विल पेनिट्रेट लेस इनटू द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द 5F ऑर्बिटल्स विल देयरफॉर बी मोर इफेक्टिवली शील्डेड। 5F क्या कर रहा है? मोर इफेक्टिवली शील्ड कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज 4F की बजाय। इस वजह से उनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम। ठीक है, द कोरोस्पॉन्डिंग लेंथेनाइड बिकॉज ऑफ द आउटर शेल, ये याद रखना भाई, आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फॉर्मली, दे आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग ऑन एक्टिनाइड्स। अ कंपैरिजन ऑफ द एक्टिनाइड्स विद लेंथेनाइड पूछ रहा है। तो कंपैरिजन में कुछ नहीं है, दोनों के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो, डिस्कस अबाउट रिवील दैट बिहेवियर सिमिलर to that of the lanthanide. It is not evident until the second half of actinide series. However, the early actinide resemble the lanthanide in showing close similarity with each other and then gradual variation in properties which is do not entail the oxidant state. The lanthanide and actinide contraction have extended effect in size. Obviously बात है, lanthanide contraction, actinide contraction ये आपके अफेक्ट डालते हैं साइज में और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। ठीक है, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मोर इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट सक्सेस एंड एक्टिनाइड
आर मच लेस नॉन। क्लियर है बॉस? अब हम इसके पी वाई क्यूज करेंगे। तो ये एफ ब्लॉक हो गया। अब हम डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के पी वाई क्यूज करेंगे जल्दी से फटाक से। चलो, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दे दिया है एक, आप बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। एफ ब्लॉक खत्म, अब पी वाई क्यूज चालू हो जाओ। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं हम बता दें उनको कि ये 2:30 बजे का टाइम अपने आप नोट कर लो। 2:30 बजे के इस टाइम पर आपको हमेशा वन शॉट मिलेगा। कल वन शॉट आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। जितने भी बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता इस चैनल पर, जो नए आए हैं अभी आए हैं, प्लीज़ वो सुना करें। विनेश गुप्ता जी, मैं आपके लिए पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, प्लीज़ सुना करो। कोऑर्डिनेशन आएगा, उसके बाद बॉन्डिंग, फिर पीरियोडिक, फिर पीवाईक्यू सीरीज चलेगी। मैं तो करा दूंगा, आप करो। अब भी अगर तुम्हारे को ये हालत हो रही है तो तुम कब आईटी करोगे? थोड़ा तो जिम मैं कर लूंगा बात, तू मत बोल। मुझसे करवा रहे, बताओ 20 तारीख को एग्जाम है, मेहनत मैं कर रहा हूं जैसे मुझे एग्जाम देने जाना है। ये मुझे सिखा रहे हैं कि आपको आप कराओ क्योंकि आपका एग्जाम है जेई मेंस का। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? फटाफट जो कराया जा रहा है उसको अच्छा करो जल्दी। आंसर बताओ। चलिए, तो लेंथेनाइड आयन 4F7 की बात करें भाई साहब, अभी अभी गैडोलिनियम मैंने 4F7 5D16S2 बोला था। जब मैंने ये बोला तो इस पर +3 देखा, +3 देखते ही 3 हटेंगे तो 4F7 बचेगा। बी आंसर है। अब इसमें बी ऑप्शन किस किस में आ रहा है? अरे बाप रे, इसमें। अब एक और बताओ किस में हो सकता है 4F7? जल्दी बताओ। तो 4F7 EU का देख लो। अब ये EU का देख लो आप जल्दी से, खटाखट खटाखट, इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन बोला था। देख सकते हो अब कॉन्फ़िगरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। EU ये रहा, EU 4F7 होता था, याद करो +2 में, इसीलिए अपन ने बोला था कि ये हाफ फील्ड होता है और यहाँ से ये हटेगा तो ये +2 आएगा, तो आंसर बी चला जाएगा। अगला देखो, बी। नायोबियम, NB and रुथीनियम RU हैव X and Y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये डी और एफ ब्लॉक का है, ऊपर देख लेना, ऐसा मत सोचना एफ का है। कल डी और एफ दोनों पढ़ा दिया था, कल डी भी पढ़ा दिया था, है ना? तो डी एंड एफ ब्लॉक। तो देखो, नायोबियम एंड रुथीनियम की बात कर लो। तो पहले तो ये डी ब्लॉक में नायोबियम पता है आपको? नहीं पता, तो मैं आपको डी ब्लॉक दिखाता हूँ, ये कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, एफ ब्लॉक में ढूंढने लग जाएंगे। सॉरी, पीरियोडिक में देखना पड़ेगा इसको। इसको पीरियोडिक टेबल निकालो ताकि वहाँ दिख जाएगा सारे। ये है नायोबियम, ध्यान से देखो जो उसने दिया है, ये नायोबियम दिया है और ये आपका कौन सा दिया था? RU। तो जरा नायोबियम को देखो, ये रहा, और RU को देखो, ये रहा। तो यहाँ 4D4 है और वहाँ 4D7 है, तो यहाँ 4D4 4D7, तो यहाँ क्या लिखें? 4D4 5S1 4D7, ठीक है? 4D7 5S1, ये क्या हो गया? नायोबियम। ये क्या हो गया? रुथीनियम। तो टोटल डी इलेक्ट्रॉन्स बताओ, टोटल डी इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? तो 7 4 11, तो आंसर क्या जाएगा? 11। अगला करो, ये आ गया भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट्स ए बी। ये तो क्लास में कराया हुआ है, कल सिखाया था मैंने आपको, कल सिखाया था ये वाला, जल्दी करके बताओ। K2CR2 7 है, बेसिक मीडियम अगर हो तो इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था ऐसे कि यार जो क्रोमेट होता है
और डाइक्रोमेट होता है, उसमें याद करो कल मैंने बोला था कि बेसिक होता है, कल वन शॉट लिया था इसी चैनल पे, वो देखना जाके। बेसिक मीडियम में ये रहता है, एसिडिक में ये रहता है। पीएच अगर 7 से कम करेंगे तो ये बन जाएगा, पीएच 7 से ज़्यादा करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये डाइक्रोमेट ए में आ गया। ए क्या होगा, बेसिक में क्रोमेट, तो क्रोमेट आंसर बन गया। फिर एसिडिक करोगे तो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट दिख रहा है क्या, क्रोमेट दिख रहा है, डाइक्रोमेट, ए आंसर। अगला, कल अंडरलाइन किया था मैंने ये की पॉइंट, किस किस को याद है, ये पी वाई क्यूज चल रहे हैं सारे, सब पी वाई क्यूज हैं ये, कल अंडरलाइन कराया था, इसको ध्यान से याद करो। चलो जल्दी। वाह, तो कल इसका की पॉइंट बताया था, ब्रॉन्ज है तो जहाँ जेड है वहाँ जेड नहीं आएगा, जहाँ एस है वहाँ एस नहीं आएगा, तो यहाँ एस है तो यहाँ आना चाहिए एस, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड, तो इससे मैच करती है, आपका आंसर बन गया। देखो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में ये आना चाहिए 4, यानी कि ये 4 हो गया। ये आपका जिंक इसमें इसमें हो गया। यूके सिल्वर और स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील तो ये आयरन होती है, और यूके सिल्वर कल बताई थी मैंने, कॉपर और निकल, तो आंसर अपने आप ही आ गया 2। अगला करो, द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट से जो मैच नहीं कर रहा, जल्दी बताओ। हम्म, तो आप देखो, पैलेडियम, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, पैलेडियम आ जाएगा, ये सब क्या बोल रहा था वो, हाँ पीरियड, पीरियड ये सब अलग है, वो अलग है, वो फोर्थ पीरियड का है, तो ए आ गया। ये वाला करके करेक्ट सीक्वेंस सेम का, ओ भाई ये कल मैंने अंडरलाइन करके बताया था कलर, आप किस किस को याद आ रहा है जल्दी बताओ। कल डी ब्लॉक में बताया था मैंने, इन सब का वॉयलेट कलर होता है, अंडरलाइन किया था मैंने। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, डी ब्लॉक का वन शॉट कल लिया था, उसमें बताया था, देखो ये वॉयलेट कलर के होते हैं। अगला, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस एन टू बोर मैग्नेटोन होता है, एन बराबर जहाँ होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ कॉन्फ्रिगेशन, सबसे पहले कल मैंने डी ब्लॉक में कॉन्फ्रिगेशन ही लिख के दिया था, याद करो। अब आप स्कैंडियम टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम का 3D4S2 था, स्कैंडियम टाइटेनियम, यहाँ से ये 2 हटेगा और यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये 3D2 हो गया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आंसर ये टिक हो जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D3 4S2, तो 3 बचेगा, तो इसका ये हो जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये D8 आएगा, 2 अनपेड होते हैं इसका, तो ये फिर 4th बन जाएगा, तो आंसर 4th दिया है क्या। और स्कैंडियम +3 तो 0 होगा, ये इसका ये आ जाएगा। तो ए का क्या दिया उसने, ए का 4th, ए का 4th ये रहा। फिर बी का क्या दिया 1, बी का 2 कैसे दे दिया है, स्कैंडियम और टाइटेनियम, यहाँ गड़बड़ होगी ना। स्कैंडियम टाइटेनियम, तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 3D2 4S2 होता है, 3 है ना, तो 3D1 बनेगा, ये आएगा इसका 3, तो अपने आप ये आंसर आ गया ना, बी का 2, ए का 4th, बी का 2 है। क्या हो रहा है ये, नहीं नहीं ए का 4th नहीं, अब जो ए है उसका 3rd आएगा, यस। बी जो था, बी का 1 था, बी का 1 आ गया, ए का 3rd, बी का, सी का 4th था, सी का 4, ये आंसर, तो बी बन जाएगा आंसर। अगला करो, प्रिपरेशन, ये कल अंडरलाइन करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट करके मैंने बताई थी भाई साहब, प्रिपरेशन आती है, याद करो जल्दी। आपको याद आ रही है प्रिपरेशन, ऐसे करके मैंने बोली थी, KOH हीट, O2 और KNO3 की प्रेजेंस में, तो आपका MnO4-2 ग्रीन कलर का मेल्ट बना था, तो यहाँ पर है K2MnO4 बन जाएगा 3rd। याद आया, बोलो जिंदा हो सब कि मैं ही पढ़ रहा हूँ। अगला करो, सर वाई आर यू विजिबल मतलब,
जिंदा हो ना? सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, अरे भाई अभी अभी बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ये हर बार प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको क्या कहा था, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। +4 वाला जितना भी होगा वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। +2 वाले रिड्यूसिंग, आंसर ही बन आ गया। अगला करो। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कह रहा है ऑफ द कंपाउंड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी? सोचो। सोचो। जल्दी। आपको कल बताया था हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें आएगी, इसमें +3 है, +2 है तो यही आएगा। और Mn पर +3 आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 3d5 4s2 होता है। +3 होते ही 2 हटा, यहाँ से ही हटा तो 4 आया। 1 2 3 4 5, 5 कहाँ से होंगे, 4 ही हुआ। 4 हुआ तो कितना आया अनपेड? सोच लो 4.5। नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है वो तो 5 आ जाएगा आंसर। नियरेस्ट इंटीजर तो 5 बनेगा। अगला देखो। ओरे बाप रे, इतना बड़ा एग्जाम, खतरनाक है ये, जल्दी बताओ। हम्म जल्दी करो, बहुत अच्छा सवाल है, फटाक से। सर आप बेस्ट टीचर हो आईओसी के। माय गॉड, थैंक यू। केपी PCCP क्या लिखा है? सर आईओसी के लिए एनसीईआरटी ना भैया, यस बेटा, ये जो करवा के जा रहे हैं वो कर लो आप। क्लियर? ओ माय गॉड, वेरी गुड। अब देखो इसका पहले थ्योरी समझो आप, फिर मेरे को बताना आंसर। देखो क्या होता है कि KMnO4 माइनस है, उसकी ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कल कराई थी अपन ने, याद है? और हमने कहा था कि Mn+2 और CO2 बनेगा। पर इसमें एक खास बात होती है कि इसमें टेम्परेचर जो है इनिशियली दिया जाता है 60 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टेम्परेचर या हीटिंग रिक्वायर्ड, बट once reaction start, then there is no requirement of heating. There is no requirement of, because इसके अंदर एक खास बात हो जाती है, Mn+2 is ऑटो कैटलिस्ट और KMnO4 is सेल्फ इंडिकेटर। क्लियर है यहां से यहां तक? देखो क्लियर है बॉस? सिंपल है कि नहीं है? तो अब इस सवाल को करते हैं। देखो वो कह रहा है कि द ऑक्जेलिक एसिड कर्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट टाइट्रेशन द नीड्स हीटेड इनिशियली 60 बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन द फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, और वो कह रहा है कि इन द ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 टाइट्रेशन द इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ MnO4 टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। Mn+2 बनता है विच then acts as a catalyst for the further. In case of heating oxidize Fe+2 to Fe+3 by oxygen, error may be introduced the experiment. अब देख लो आंसर ही अपने आप दोनों सही दिख रहे हैं, 1 भी ट्रू है 2 भी ट्रू है। जो मैंने थ्योरी बताया उससे समझ में आ गया? इस वाली रिएक्शन में हीटिंग चाहिए क्योंकि Mn+2 यानी MnSO4 ऑटो कैटलिस्ट होगा, सेकंड वाले में नहीं होगा, और सेकंड वाले में Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है। ये सॉल्ट के अंदर बताया था मैंने, याद करो। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आई होप कर लेंगे इसमें कर। और ये तो कल ही बताया था। K2Cr2 7 है, एसिडिक मीडियम में किस में कौन जाएगा, जल्दी बताओ। ये सब सवाल कल कराए थे अगर याद हो तो। सारे सवाल आपको कल ऐसे कैसे थ्योरी बता रहा हूँ उसी में से आ रहे हैं। आगे बढ़े।
देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr27 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। भाई साहब, ये आपको मैंने बताया था एसिडिक, ये एसिडिक +2 को ऑक्सीडाइज, ये एसिडिक और ये, तो आंसर जनरली ए बी सी तो जा ही रहा है। अब ए बी सी ये आपका न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग उसमें था थोड़ा सा, तो इसके अंदर ए बी सी ओनली, तो सी ऑप्शन जा रहा है, ए बी सी। क्लियर? अगला देखो फिर से, द कंसिडर एन इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इक्विटोरियल पोजीशन इन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ Cl3। करके बताओ भाई साहब खुद ही, चलो जल्दी करके बताओ फटाक से, बढ़िया सवाल है ये। सर आपकी वजह से आईओसी इजी लगने लगी है, ओ माय गॉड, थैंक यू। अब देखो ClF3 की बात करूं तो ClF3 जो था, ये है, इसमें 2 लोन पेयर है, तो वो ये कह रहा है कि द आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर, n की वैल्यू 2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, खुद ही निकाल लो। एक तो इसमें आएंगे D8 सिस्टम है, तो ये तो हो ही गया। टाइटेनियम में कितना होता है, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, यानी कि 3D2 4s2, ये भी हो गया, n की वैल्यू 2 आ गई थी हटती। +2 है तो D9 है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आएगा, ये भी नहीं बनेगा। ये वेनेडियम में 3D3 4s2 होते तो +3 करेंगे, तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो आंसर ए भी आएगा। तो ए आ गया, डी आ गया और ई आ गया, तो ए आ गया, डी आ गया और ई आ गया। ये द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये कल बताया था, किस किस को याद है? ओ भाई ये तो कल ही बताया था, मैंने कहा ऑर्डर पूछ लेता है, गजब, खटाक से बताओ, खुद ही करोगे, देखे कितना याद है डी ब्लॉक। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, डी ब्लॉक का 1 शॉट इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, कल पढ़ाया था, और 2:30 बजे वाला टाइम नोट कर लो अपनी ज़िंदगी में, 2:30 से 2:45 के बीच में कभी भी क्लास लगती है, डेली लग रही है। 1 शॉट करा रहा हूँ, 1 शॉट कंप्लीट करा के फिर PYQs कराऊंगा, 1 शॉट होंगे, फिर PYQ सीरीज होगी। कल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आज अभी ख़त्म हुआ है, उसके बाद ये PYQs करवा रहे हैं, और कल कराया था, आप याद करो, भूल गए। ये Mn था, Fe था, अनएक्सपेक्टेडली इसका कम होता है। फिर Mn के नीचे टेक्नीशियम था, फिर रुथीनियम था, लेकिन जैसे ही आप राइनियम और ऑस्मियम के अंदर आ रहे हो तो फिर राइनियम का ज़्यादा हो जाता है। याद आया? तो ऑर्डर देख लो भाई साहब, MnFe दिख रहा है, हाँ, TCRU दिख रहा है, हाँ, ऑस्मियर, अरे भाई ए ही हो गया ये तो। अगला भाई साहब, कल इसकी प्रिपरेशन क्या बोला था मैंने, इसकी प्रिपरेशन याद करो, क्या बोला था मैंने? प्रिपरेशन मोलर मास ऑफ द वाटर इन सोल्यूबल प्रोडक्ट। भाई साहब ये तो फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, पर रिएक्शन तो अपनी है ना, कर लोगे। मोलर मास ऑफ द वाटर इन सोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो आप ग्राम मोल खुद निकालना, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। Fe Cr2O4 था, याद करो, Na2CO4 था प्लस O2 था, तो रिएक्शन करके क्या बना था? Fe2O3 Na2CrO4 प्लस CO2, ये CO2 तो उड़ गई, ये +6 था, ये +3 था, बाकी आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिजिकल में 160 आ रहा है, ये 24 के आ गए, अब 25 खत्म हो गए। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कल ही बताया था, ये हो गया? कुछ याद आया? NaCl कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन फ्यूम्स B CrO2Cl2 की थी, तो ये तो CrO2Cl2 है, CrO2Cl2। और ये आपका जो NaOH येलो सोल्यूशन वाला C है वो Na2CrO4 है, तो आप देख सकते हो क्या बना, CrO2Cl2 और Na2CrO4।
अगला। ओ भाई नियोडायोमियम आ गया। बताओ। अभी बताया था ये तो। ए 4F4 6S2 ऐसे बताया था। सिर पर लेकर, सिर पर लेकर 9 दिए। इसमें आपने क्या करा था? 4F1 5D1 6S2। और इसमें आपने क्या करा था फिर? 4F3, क्योंकि 2F3 यहाँ से चालू हुआ था। तो 9 दिए में क्या आ गया था? 4F4। तो ये आंसर इसलिए 4F4 6S2। अच्छा नीचे लिखा हुआ, सॉरी। अगला। ओ माय गॉड, आइडेंटिटी इनकरेक्ट। कल बताया था टिक लगा के कि फोटोग्राफी में तो AGVR यूज होता है, पॉलीथीनिन में जिगलर नाटा था, हैबर में आयरन था, वैकर में PD होता है, PDCl2। इसलिए ये गलत हो गया। PDCl2 था मेरे दोस्त। अगला देखो, खुद करो, मैं तो कर दूंगा, मुझे तो याद है। द नंबर ऑफ आयन कैरेक्टराइज बाय द फ्लेम टेस्ट। भाई साहब फ्लेम टेस्ट सॉल्ट में बताया था। बोलो। फ्लेम टेस्ट सॉल्ट में बताया था। ओ माय गॉड, यू आर द बेस्ट टीचर सर। ओ भाई गजब। बताओ। एस ब्लॉक एलिमेंट याद करो, फ्लेम टेस्ट शो करते थे, उसमें कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं थे। ये तो आएंगे ही सही। कॉपर भी एक देता है, याद करो। ये तो नहीं देंगे। ये आपका कौन सा कलर देता है? ब्लू। अगला। नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन शो कंपाउंड विद द, ओ माय गॉड, वैलेंसीज विच मे देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसीज। बताओ। इसका बताओ जल्दी। स्पीड अप। ट्राई करो। आंसर है डी। बताओ कौन कौन सा एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स from the following that cannot form compounds with valencies which match with their respective group. valencies is, तो वैलेंसीज इज की बात कर रहा है वो। तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे कितने एलिमेंट्स है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। हाँ, कितने ऐसे एलिमेंट है? देखो इसमें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन। हाँ, पी ब्लॉक की PDF अपलोड नहीं हुई है। यार उन्होंने बोला कर दी, तुम बोलते हो नहीं, मैं तुम्हें कंफ्यूज है। अभी करवा देंगे, है ना बेटा? ठीक है। हम्म तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विद वैलेंसीज विच मैच विद देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो सबसे पहले सबके ग्रुप लिख दो। बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, फिर क्या आता है कार्बन के बाद? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। इसमें है क्या क्लोरीन? नहीं। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, ये एक और एक, ये दो खत्म हुए है ना। एक बार चेक करो, देखो ऐसे
कार्बन और सिलिकॉन ख़त्म हुए। कार्बन के बाद क्या बोला उसने, कहाँ गया कार्बन, क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस ख़त्म हुआ, फिर ऑक्सीजन और सल्फर ख़त्म हुआ, और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन अकेला है ये, ठीक है, गोला लगा दी। अब सेट देखो आप कितने सेट हुए, तो ऐसे 3 सेट ही तो बन रहे हैं, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये सेट तो बनेगा ही नहीं। तो वैलेंसीज कितनी आ सकती हैं, आपसे पूछ रहा है कि वैलेंसीज विच मैच विद देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी ग्रुप की तो थर्ड होती है, 3, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैच नहीं करती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, तो फिक्स होती है कि 3 4, लेकिन यहाँ पर आपके है तो 5 वैलेंस, 6 वैलेंस, 7 वैलेंस, लेकिन वैलेंसी यहाँ कितनी आती है, मैच नहीं करती है यहाँ पे इन 3 जगह। यहाँ पर वैलेंसी होनी चाहिए थी ग्रुप वैलेंसी इसके बराबर, 5 वैलेंसी होनी चाहिए थी इसकी, 6 वैलेंसी होनी चाहिए थी इसकी, 7 वैलेंसी, लेकिन इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन में तो आती है कितनी, 3, इसमें 2, इसमें 1, और नीचे वालों में फिर आती है ज़्यादा। तो ऐसे 3 ग्रुप हो गए। लैंग्वेज समझ में आ गई लल्ला, क्लियर। द एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंट फॉर्म। भाई साहब ऐसा कौन सा है जो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, स्कैंडियम। ये हमेशा याद रखना, ओनली एक ही रखता है, +3। वाओ, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इवन देखो भाई, इसके अंदर अगर याद करो वेनेडियम +3 है, डी कितना होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 3d3 4s2 है, तो d2 बच गया। स्प्लिटिंग करेंगे तो ऐसे आएगा। इधर देखो क्रोमियम में कितना आ रहा है, क्रोमियम +2, 3d5 होता है तो 4s1, तो 4 बच गया, 1 2 3 4 आ जाएगा। Fe +2 है, 3d6 +3 है तो 5 आएगा। पाँच रह गया। इधर और निकल पर कितना होता है, +3 है तो 3d7 रहेगा 8 की जगह, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये रहेगा। कॉपर +2 है तो d9 आएगा। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9, तो एक अनपेड बच गया। अब आप खुद ही सोच लो भाई साहब कि इवन नंबर बोल रहा था कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैम, इवन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर में किस में है, ये ऑड नहीं है, इवन है, इवन है, ये ऑड हो गया, ये आपका, तो अब आप खुद बताओ कितने आएंगे ऐसे, सी ऑप्शन 2 ही आएंगे। अगला करो, ये वाला भी करवाया था मैंने, क्लियर, याद है बताया था आपको कि MnO2 की KOH से कराएंगे O2 से, तो क्या बनता है यहाँ पे याद करो, MnO4-2, बस कुछ नहीं है तो फिर ख़त्म है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन है, उसके बाद प्रोडक्ट ए इन न्यूट्रल और एसिडिक, आपको याद है डिसप्रोपोर्शनेट होता था ये, आपको कल बताया था, जिन बच्चों को याद नहीं है बता दूं, डी ब्लॉक का 1 शॉट लिया है, उसमें बताया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और इसकी +4, तो वो कह रहा है कि द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी तो ये हो गया, तो इसका तो 0 आएगा क्योंकि Mn+7 है ये, Mn+7 में d0, तो इसका तो μ0 हो गया। इसका देखो Mn+4 है, वैसे 3d5 4s2 होता है तो 2 हट गए, अब d5 बचा, d5 अगर बच रहा है, ठीक है, तो 2 और हटाओगे तो d3 बचेगा, 3.83 आएगा। अब उसने बोला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर, तो यहाँ तो 4 आ जाएगी वैल्यू क्योंकि ये 0 है, तो 4 आ गया। अगला देखो, द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट रो की बात कर रहा है +2, तो स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम का होता है 3d3 4s2। अब अगर मुझे 3 अनपेड +2 में लाने तो वेनेडियम होगा वो, तो क्योंकि ये हट जाएगा, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे,
तो आपका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21, 22, 23, 23 आएगा। तो 23 हो गया। देखो अगला, व्हेन MnO2 और H2SO4 इज एडेड टू अ सॉल्ट, ग्रीनिश येलो कौन सी गैस होती है? सोचो, खुद सोचो, यहाँ से आ जाएगा। सोचो सोचो मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्रीनिश येलो तो Cl2 की होती है। यहाँ पर MnO2 मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cl वाला ही ऑप्शन आएगा, डी। ये Cl2 बाहर आ जाएगी। तो ये करके बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, अमेजिंग क्वेश्चन, जल्दी बताओ। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाईएस्ट एंथैल्पी भाई साहब यहीं से सवाल बनेगा। चलो बताओ कौन सा था हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ, हाईएस्ट एंथैल्पी जल्दी बताओ भाई, किसका था हाईएस्ट एंथैल्पी बताओ। वेनेडियम, तो इसका ऑक्साइड ही वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है जो एम्फोटेरिक है। तो ये आंसर ही आ गया इसका, तो 0, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। फिर से आ गया क्रोमिक, द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट, और बार बार एक ही चीज़ आ रही है, नोटिस तो करो यार तुम लोग, गजब भाई। ये Na2CO3 था, सॉरी Fe क्रोमाइट और था, याद है FeCr2O4+, याद करो क्या था यहाँ, Na2CO3 प्लस O2 ने इसको भी ऑक्सीडाइज किया, इसको भी किया। याद करो बना क्या था, Fe2O3 Na2CrO4 प्लस CO2। तो ये जो Fe2O3 है देखो, तो फ्यूजन ऑफ द क्रोमाइट और विद द सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए। तो ए तो ये हो सकता है, और बी along with evolution of CO to the sum of spin only magnetic moment value of A। अब ये Fe का +3 है, +3 में D 5 हो गया, तो इसका तो 5.92 हो गया। क्रोमियम का +6 है, +6 है तो D 0, D 0 हो गया, तो इसका म्यू 0 हो गया। नियरेस्ट इंटीजर है, 5 + 92 करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, तो आंसर इसका 6 बनेगा। देखो अगला करो। ओ भाई साहब फिर आ गया ये, जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। द प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ मोहर सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट। मोहर सॉल्ट बनाने के लिए फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं बिफोर डिजोल्विंग द मिक्सचर इन वाटर, डाइल्यूट H2SO4 हियर। क्या करेगा बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान, ये फिजिकल में आ जाता है। और ये आपको याद रखना है कि प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस को, क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस हो गया तो वो फेरस सल्फेट से फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कह रहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल ऑफ मोर सॉल्ट्स डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट बिफोर डिजोल्विंग दिस मिक्सचर इन वाटर। तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं ताकि वो हाइड्रोलिसिस रोक दे। अगला, नंबर ऑफ आयन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड से कौन निकाल सकता है बॉस? जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट देखना है भाई साहब, कौन सा होगा। बताओ, सोचो इसको। इसका आंसर ए आएगा, क्योंकि तीनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ये अपने अपने हाईएस्ट में जा सकते हैं, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। अगला करके बताओ भाई साहब। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द आयंस दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज। भाई साहब इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही दिख रहा है मुझे तो आपको दिख रहा है क्या? मैंने बताया भी था, ये अंडरलाइन कराया था भाई कल सीरीज के अंदर। कौन है इसमें से बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको याद आ रहा हो तो। नहीं याद आ रहा? कोबाल्ट में बताया था मैंने, उस टेबल में मैंने कहा था याद कर लेना, ज़िंदगी बन जाएगी। कोबाल्ट +3 1.97 हाईएस्ट। अब कोबाल्ट +3 करेंगे तो 3d7 4s2 होता है, तो ये 6 बचेगा। 6 बचते ही 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करो तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6, 4.90 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है क्या, तो आंसर 5 बन जाएगा।
तो देख सकते हो 5 आ गया। अगला देखो, द रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज्ड इन क्लॉकवाइज। बताओ, रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज्ड इन क्लॉक इन्वॉल्व, ये वाला करके बताओ। आ गया? तो बहुत आसान है ये तो। सी, ये आपको +4 से +3 की तरफ जाएगा, +4 से +3। क्लियर? तो रिएक्शन होती है कैथोड में जो कि कॉमनली यूज होती है क्लॉक इन्वॉल्व, तो +3 से प्लस, ये याद रखना इसको। द मेटल दैट शोज द हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल कह रहा है दैट शो हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो एक मैग्नीज ही हो सकता है क्योंकि हाईएस्ट मैक्स +7 भी ये रखेगा, और चूंकि इसका 3d54s2 होता है तो ये मैक्सिमम नंबर भी शो कर सकता है, तो बी आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अमंग द VO2 करके बताओ, VO2 MnO4 और डाइक्रोमेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू स्पीशीज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। तो यार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसका, 4 और 1 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो हाईएस्ट तो ये ऑक्सीडाइजिंग है, सेकंड नंबर पे ये है लीस्ट, ये हो गया लीस्ट। अगर ये हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x2 - 2 बराबर +1, तो x बराबर +5, और वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2, वेनेडियम +5 करेंगे तो d0, तो मेरे हिसाब से तो 0 आएगा आंसर, नियरेस्ट इंटीजर ही 0 है। अगला, अब अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये खुद करो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तो देखना ही जाएगा। सर इज देयर एनी ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द रिएक्शन, बिल्कुल है बेटा, आप जाओ मेरा वन शॉट देखो, उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है। तो स्कैंडियम में कितना होता है 3d1, भाई साहब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ए को सबसे पीछे पटको, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आएगा 2 ऑप्शन। अरे बाप रे, D C तक पहुंचा रहा है ये, फिर B और E से डिसाइड हो रहा है, तो B और E, B कौन सा है इसमें, ये। तो देखो इधर 3d5 4s1 है, 6 अनपेयर्ड हैं, तो B आएगा आगे, ये रहा, तो इसका मतलब आंसर ही C आ गया है। तो अगला, अरे भाई साहब डाइक्रोमेट, ये तो अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ। द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट, यार ये क्लास में बताया था भाई साहब, ये एसिडिक मीडियम में रहता है और ये आपका जो है वो बेसिक मीडियम में रहता है, तो अपने आप ही आंसर आ गया क्या, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक कौन है, डाइक्रोमेट, तो ऑप्शन क्या जाएगा, अच्छा शिफ्टेड कर रहे हैं तो बेसिक मीडियम में शिफ्ट होगा, ए। स्टेटमेंट दे रहा है फ्यूजन ऑफ MnO2 विद द KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अ डार्क ग्रीन K2, यस सही स्टेटमेंट यही बनता है। मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स द परमैग्नेट, ये भी सही है, याद करो मैंने बताया था Mn4 - 2 अल्कलाइन ऑक्सीडेशन, याद आया। ये ऑक्सीडेशन MnO4-, तो आंसर सही है, तो आंसर भी आ गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो भाई साहब ये वाला कल बताया था, ये भी अंडरलाइन कराया था NCERT का, याद है मैंने, CRO बेसिक होता है और CRO3 एसिडिक होता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि एम्फोटेरिक बताओ, तो ये था एम्फोटेरिक, क्रोमियम +3 एम्फोटेरिक होता है, याद है। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम में D5 4s1 होता है, एक हट गया, 5 बचा, 2 गए, 3 3 आ गया, तो 3.87 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ, एक मिनट, वैल्यू सम ऑफ वैल्यू पूछ रहा था, ओके। सम पूछ रहा है ये,
ठीक है, तो ये तो हो गया द सम ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बेसिक। बेसिक ये होता है सी आर ओ। सी आर ओ का हो जाएगा 3 + 2 3d4 हो जाएगा, तो 4.90। तो अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, ये 4 और 3 7, टोटल करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ गया ना, ये -2 से तो 877 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सम करोगे तो। अगला करो, द डिफरेंस पूछ रहा है इन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ KMnO4 एंड द मैग्नीज प्रोडक्ट फ्रॉम द ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ Mn4 अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। अभी बताई थी ये तो, ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट जो टाइट्रेशन है उसमें तो Mn+2 बनता है, और मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ KMnO4, और KMnO4 में तो Mn+7 है, 3d0 आएगा, इसमें +2 है तो D5 आएगा, D5 का 5.92 आएगा, तो सम करोगे तब भी वही होगा, 5 पॉइंट का नियरेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा। अगला करो, ये क्लास में कराया था मैंने, याद हो तो, कैटलिस्ट। चलो ये करो। हो गया, चलो। तो थायोसल्फेट रिएक्ट्स विद द डिफरेंट विद द आयोडीन एंड ब्रोमाइन इन द रिएक्शन बिलो। थायोसल्फेट की I2 से कराएंगे तो ये बनता था यस, और Br2 से ये। तो देखो इसका जो आंसर है, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो I2 से कर रहे हैं तब तो 4O6 बन रहा है, और Br2 वाटर से कर रहे हैं तो सल्फेट बन रहा है, क्योंकि सल्फेट में इसलिए ले जाएगा क्योंकि Br2 वाटर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I2 के साथ नहीं होगा। क्लियर। अगला, आयरन कैटलिस्ट रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड परऑक्सोसल्फेट आयन इन विच। ये मैंने NCERT का स्टेटमेंट है, याद करो, क्लास में कराया था, अगर याद हो तो NCERT वाला ऐसे कि यार I- और पर ऑक्सो डाई सल्फेट H2O8 -2 रिएक्ट नहीं करते थे, बट Fe+3 आ जाता था तो रिएक्शन होती थी, क्योंकि Fe+3 कैटलिस्ट था, और वो कैटलिस्ट क्या कर रहा था, I- को पहले तो I2 में ले जाता है, और फिर ये H2O8 -2 इसको ऑक्सीडाइज करता है Fe+3 में। तो अब देखो Fe+3 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइज यस आयन यानी कि A, और Fe+2 रिड्यूस कर रहा है ये इसको, तो यानी कि आंसर बन गया अपने आप ही D, क्योंकि A वाला सही है और D वाला सही है। अगला, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ MO42- हैविंग द लीस्ट मेटेलिक रेडियाई। अब इन सब में से किसकी मेटेलिक रेडियाई सबसे कम है, बताओ बेटा, अब करो। सोचो इसको, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी करो। आपको याद है लेफ्ट से राइट जाते तो साइज छोटा होता है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीस। इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे, देखो D ब्लॉक, ये यहाँ क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज थोड़ा सा, ये मैंने कहा था ये टेबल याद होनी चाहिए। देखो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे कंटिन्यूसली घट रहा है, तो ये आपका जो 129 है ये किसका है, देखो क्रोमियम। ये देखो ये 129 होके ये 137 हो जाता है, तो इसलिए मेटेलिक रेडियाई याद है, लेफ्ट से राइट जाते तो डिक्रीज होती है, तो ये क्रोमियम बना। ठीक है, ये क्या बना, क्रोमियम। तो बेटा ये क्रोमियम अगर बन गया
तो क्या होगा ये मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ आपके लिए। इसकी वैल्यू तो साइज़ की 129, इसकी 137, तो 129 है, 137 है पिकोमीटर में। तो ये सबसे स्मॉल साइज़ हो गया। तो ये CrO4-2 हो गया। CrO4-2 का क्रोमियम +6 हो गया, 3D 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 आएगा। अगला देखो, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोस्ट स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट। जल्दी करके बताओ, सोचो, जल्दी करो। हंस के नहीं पढ़ा सकते घमंडी टीचर। थैंक्स अ लॉट बेटा तुषार शर्मा, है ना, हंस के पढ़ा देता हूँ अब, थैंक यू। चलिए, तो ये वाला करके बताओ फटाक से। गजब, तेरा टाइटल मस्त दिया, घमंडी टीचर, याद रहेगा मुझे। आगे बढ़े। तो ये वाला करके बताओ, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अनलाइक जैसे कि पी ब्लॉक में होता है। फिर कह रहा है कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड। देखो भाई, इसमें बहुत सिंपल है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। क्यों? क्योंकि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोर स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप अमंग द एलिमेंट्स, क्योंकि पी ब्लॉक में होता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए। लेकिन जनरली डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा, उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होगी नीचे आने पर। और कॉपर कभी भी लिबरेट नहीं कर सकता, कॉपर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में था, याद करो, +34। क्या था? +34। ठीक है, अगला देखो, द ट्रांजिशन मेटल एम, ओ भाई हैज द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनमें। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट किसकी हो सकती है मेरे हिसाब से? तो देखो, 3 में ही गड़बड़ है, Mn है, Fe है। Fe का 3d6 4s2 होता है ना, इसका 3d5 होता है 4s2, क्रोमियम का था 3d5 4s1। तो सेकंड हाईएस्ट इसकी हो जाएगी, क्योंकि जैसे एक निकालोगे आप ये यहाँ 3d5 बच जाएगा। तो ये जैसे ही आपका M+ आयन बचा, D5 बचा, तो 5.92 आ जाएगा, और 5.92 का अगर नियरेस्ट इंटीजर है तो 6 आ जाएगा। अगला करो, द एलिमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2d9 वेयर इज दैट ऑफ कॉपर 3d, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ये मैंने क्लास में कराया था, आपको खुद पता होना चाहिए, बताओ क्या था ये। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तुषार, तुम क्यों इतना पर्सनली ले रहे हो? आप इधर आओ, पढ़ाई करो बस। कर दिया, माफ़ कर दिया बस। हम्म हम्म ये अपन ने क्लास में क्या किया था, ये ज़्यादा होगा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सी, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल। अगला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम। ओह भाई साहब, बताओ आइंस्टीनियम का बताओ। तो अभी अभी बताया था आपको, ए थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो, ऐसा फिल्मी, ऐसा ई मूड ना लाओ। तो ये आपका 5F11, ठीक है, और 7s2 रहेगा, याद रहेगा, ES होता है आइंस्टीनियम। नंबर ऑफ कलरलेस लेंथेनाइड, ये आप कर सकते हो, कलरलेस है, क्योंकि कलरलेस मतलब आपको पता है F0 होना चाहिए और F14। तो अब आप बताओ F0 और F14 कहाँ बैठ रहा होगा जिससे कि कलरलेस हो जाए। अब ये खुद आप कर सकते हो बॉस। तो आंसर मेरे हिसाब से दिख रहा है, दो, एक ये है और एक ये है। यहाँ 4F14 आ जाएगा, या 4F0 आ जाएगा। तो ये एक, ओ खत्म। अरे गजब, क्या बात है भाई। चलिए, एंड हो गए सारे सवाल। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा भाई।
एक बात बस याद रख लो, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। इस चैनल के अंदर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। हम आपको पूरी मेहनत कराएंगे, हम लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम लगे हुए हैं तो आपको भी लगना पड़ेगा। आप अब उस कमेंटबाजी से बाहर आओ, कंपैरिजन से बाहर आओ, फोकस हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, कंपैरिजन में मत फंसो, अपने सिलेक्शन के बारे में, अपने नंबर के बारे में सोचो। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर के कंपैरिजन, अपने दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन, प्लस ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, इनसे आपको हटा करके सिर्फ फोकस होकर के अपने आईटी के बारे में सोचो भाई। न थके हैं पैर कभी और न हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। समझ गए? न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। क्लियर? तो ये बात हमेशा याद रखो भाई, अभी अपने को चलना है, लड़ना है, भिड़ना है, जीतना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हारना नहीं है। कल कोऑर्डिनेशन का वो करेंगे हम वन शॉट। किसका? कोऑर्डिनेशन का। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, इसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। आकाश